वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है बिहार के प्रमोद भगत ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो मैं आपसे रोजाना इसलिए कहता हूँ आप रोजाना चैनल पे वीडियो जो अपलोड होता है इसे देखिए, रेगुलर आप इसे देखने का आदत बनाइए। यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक के सारे करंट अफेयर्स अपलोड है और फिर यहाँ पर इसके अतिरिक्त सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप यहाँ से देख लीजिए। 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और संयोग से 8 सितंबर को यानी कि आज ही मेरा जन्मदिन भी है। मैंने आपको इस बारे में बताया था कुछ दिन पहले। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में सिल्क एक्सपो 2021 का समापन हुआ है। इसका आयोजन निम्न में से कहां पर हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारामंडल पटना में इसका आयोजन किया गया था सिल्क एक्सपो 2021 का। अब यहाँ पर इनसे संबंधित सारी चीजों को देख लेते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना के तारामंडल में आयोजित सिल्क एक्सपो 2021 का हाल ही में समापन हुआ है। इसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक किया गया, जिसमें कि देश के 11 राज्यों से आए 40 बुनकरों के स्टॉल पर अलग अलग राज्यों के सिल्क उत्पादों की लोगों ने खरीदारी की। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए इसका जो आयोजन हुआ था, सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसका आयोजन 28 अगस्त को शुरू हुआ था और जो कि 5 सितंबर 2021 को इसका समापन हुआ है, जिसमें कि भारत के 11 राज्यों से आए 40 बुनकरों का स्टॉल इसमें शामिल था, जिसमें कि मतलब कह सकते हैं जो सिल्क उत्पाद थे यहाँ पर लोगों ने इसमें खरीदारी की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि इन 11 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व जम्मू कश्मीर और असम शामिल थे। तो अब यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर इसमें 11 राज्यों की भागीदारी थी। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हुई है तारामंडल की। तो तारामंडल के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है जो कि आपको जानना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि पटना तारामंडल पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। इसे 20 जुलाई 1989 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में 11 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। 11 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में, जो कि आपको ये डेट याद रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 20 जुलाई 1989 को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि पटना तारामंडल का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, यानी कि ये जो तारामंडल का नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है ये इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है तारामंडल। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने हाल ही में यानी कि सितंबर 2021 में जनता दरबार शुरू करने का निर्णय लिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम अर्थात हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अर्थात हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आवास पर, यहाँ पे देखिए अपने छूट गया है, तो जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर हर मंगलवार को जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्या को दूर करना है। और इसी उद्देश्य के साथ ये अभी हाल ही में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा ये घोषणा किया गया, ये फैसला किया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इससे पहले भाजपा और जदयू भी जनता दरबार शुरू कर चुकी है। ये दोनों पार्टी ऑलरेडी जनता दरबार शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पर जनता दरबार से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताए थे जुलाई मंथ में, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने के चांस हैं। तो सारे पॉइंट को यहाँ पर बारीकी से आप समझिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद
12 जुलाई 2021 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में पुनः जनता के दरबार यानी कि जनता दरबार की शुरुआत की है, जो कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को आयोजित की जाती है। यहाँ पर आप ये डिफरेंस याद रखिएगा, जदयू के जो द्वारा शुरू किया गया है ये प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जाता है, जबकि यहाँ पर मैंने अभी चर्चा किया था कि जीतन राम मांझी के बारे में, ये प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया, हालांकि जनता दरबार की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2006 में किया गया था। यानी कि आपको ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनता दरबार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जनता दरबार की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2006 में किया गया था पहली बार। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, लेकिन 2016 में राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसे अभी हाल ही में 22 नहीं बल्कि 12 जुलाई 2021 को शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो अगर आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, इसे बिहार से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर बिहार से जो रवाना किया जाएगा इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल फागू चौहान, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में तमाम चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं ये बहुत मतलब कि इस पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं का मतलब शुभारंभ हुआ है। सारी चीज़ों को मैंने आपको हर दिन बताया, लगभग एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया, इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अर्थात 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो महोत्सव चल रहा है, तो यहाँ पर कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया, इसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और सशस्त्र सीमा बल के सभी सीमांतों और अन्य स्थापनाओं के प्रतिनिधियों का 15-15 सदस्यीय दल देश के अलग अलग हिस्सों से साइकिल के जरिए 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए ये साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से 15-15 सदस्यीय दल यहाँ पर साइकिल से यात्रा शुरू करके यहाँ पर 1 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे। यानी कि ये साइकिल यात्रा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया, इस साइकिल रैली में सशस्त्र सीमा बल की सीमांत मुख्यालय पटना का दल भी शामिल होगा और इस साइकिल दल को 11 सितंबर को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यानी कि बिहार से जो मतलब ये दल जाएगा, यानी कि सीमांत मुख्यालय पटना का जो दल होगा, इसको हरी झंडी दिखा करके बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मतलब कि रवाना किया जाएगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी आप याद रखिए। ये 15-15 सदस्यीय दल होगा जो कि देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी कि 1 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जो कि अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के कांस्य पदक विजेता लवलिना बोर्गोहेन को किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर लवलिना बोर्गोहेन के बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे दिया। जब ये ओलंपिक चल रहा था तो उस समय यहाँ पर प्रश्न चर्चे में था, तो संबंधित जानकारी मैंने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को पुनः मैंने ऐड किया है, तो उसे दोबारा देख लेते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली लवलिना बोर्गोहेन को हाल ही में असम समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उनकी उम्र 23 वर्ष है, वह असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में यानी कि 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था और वह असम की पहली नागरिक है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। चाहे वो कोई भी पदक जीता हो, लेकिन पदक जीता और इस तरह से ये असम की पहली नागरिक बनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसके साथ ही वो ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाले तीसरी भारतीय बॉक्सर बनी है। पूरे भारत में मतलब कह सकते हैं तीसरी भारतीय बॉक्सर बनी है इन्होंने ओलंपिक में मतलब कि पदक जीतने वाली मुक्केबाजी इवेंट में। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि इससे पहले विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और मैरीकॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। यानी कि आप ध्यान रखेंगे पहला मेडल जो आया था बॉक्सिंग में ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में आया था, जो कि विजेंदर सिंह ने भारत के लिए जीता था, जो कि कांस्य पदक था। और वहीं पे मैरीकॉम की बात करें तो मैरीकॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। अभी हाल ही में अब ये तीसरा मेडल जो आया है ये मतलब कि असम की लवलिना बोर्गोहेन ने मतलब कि भारत को तीसरा मेडल दिलाया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए।
अब चलिए यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जिसका आयोजन 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त तक चला था, तो इनसे संबंधित एक मास्टर वीडियो चैनल पे अपलोड हुआ था, जिसमें मैंने टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सारे प्रश्नों को बताया था। उसका PDF का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर आप इसे निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे देखिए। आप श्योर रहिए कि आपका एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में भी है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये शुरू किया गया वतन प्रेम योजना। अब ये देखिए, वतन प्रेम योजना आखिर है क्या, इस बारे में सभी चीजों को हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। अब आगे लिखा गया, इस वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे और 40% तक धनराशि की 40 नहीं बल्कि 60% तक धनराशि की सहायता देकर अपनी पसंद की परियोजनाओं, गांव और एजेंसियों को चुन सकेंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% आर्थिक सहायता का योगदान उस परियोजना के लिए प्रदान करेगी। यानी कि जो भी परियोजनाएं होंगे उसमें कोई भी मतलब कि गुजराती लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे 60% तक का मतलब इसमें मतलब कि धनराशि की सहायता देकर, जिसमें कि 40% सरकार देगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह आखिर कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टोर रूम, व्यायामशाला, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, CCTV कैमरा निगरानी प्रणाली, झील सौंदर्यीकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां और स्ट्रीट लाइट, बस स्टैंड, ट्यूबवेल के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, वतन प्रेम योजना के तहत जो भी मतलब कि अपने राज्य के बारे में अगर मतलब अपनी मतलब भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी मतलब कि इस तरह के जो यहाँ पे मैंने आपको बताया सारे जो योजना है, इसमें मतलब कि अपना सहयोग दे सकते हैं। 60% तक का योगदान देकर मतलब धनराशि देकर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और जिसमें कि 40% जो मतलब कि होगा ये राज्य सरकार मतलब कि इसमें देगी। आई होप कि आप यहाँ पर वतन प्रेम योजना के बारे में समझ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना, यह अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 6वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटरीना कैफ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपने स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में जायडस वेलनेस के द्वारा बनाया गया है कैटरीना कैफ को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैफ ब्रिटिश भारतीय मूल की अभिनेत्री और मॉडल है। वे बॉलीवुड फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती है। आप लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट लिखा गया, उनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है तथा उनकी मां का नाम सुजैन है। कैटरीना के कैरियर की शुरुआत मात्र 14 साल की उम्र में मॉडलिंग से हुई थी और उन्होंने 2003 में बूम फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये सारे संबंधित जानकारी आपको यहाँ से याद रखना। जो भी पॉइंट चर्चे में होते हैं, जो भी चीज़ें चर्चे में होते हैं, वहाँ से संबंधित सारे चीज़ों को देखना ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये सारे संबंधित चीज़ें आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में 20 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 20 लाख लोगों की मौत हुई है और ये लगभग 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुने की लगभग वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना, पिछले 50 वर्षों की अवधि के दौरान आपदाओं की संख्या में लगभग 5 गुने की वृद्धि हुई है। ये भी यहाँ से आंकड़े आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक मौसम विज्ञान संगठन है जिसे कि 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ये 23 मार्च 1950 को हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस सीरीज के वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। मैं आप लोगों से रोज इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हो आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ आपका 1 सेकंड लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए, तभी तो मैं आप लोगों के लिए और मतलब कि बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, ब्राइट स्टार अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही विकल्प है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्राइट स्टार अभ्यास यानी कि एक्साइज ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि मिस्र में हर 2 साल पर अमेरिका के सहयोग से आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस अभ्यास का नाम है ब्राइट स्टार, जो कि मिस्र में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है और ये अमेरिका के सहयोग से आयोजित किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इस वर्ष इस अभ्यास में अमेरिका सहित कुल 21 देश भाग ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि के बाद शुरू किया गया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1980 में ये शुरुआत किया गया था इसकी, जो कि मिस्र और इजराइल के बीच जब शांति समझौता हुआ था। हालांकि ये कौन सा शांति समझौता था मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो इस बारे में डिटेल में आप गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं। तो यही शांति समझौता के बाद 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि पिछली बार ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें कि 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे और इस बार जो आयोजित हो रहा है इसमें 21 देश भाग ले रही है, 21 प्रतिभागी राष्ट्र इसमें शामिल है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने राज्यों के लिए 13,385.70 करोड़ की राशि जारी की है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 राज्यों के लिए राशि जारी की गई है। ये पहली किस्त है। अब यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को आपको डिटेल बता दूं। वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु हाल ही में 25 राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान राशि जारी किया गया है, जो कि यह अनुदान वर्ष 2021-22 की पहली किस्त है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये पहली किस्त है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का है, जो कि राशि आपको यहाँ पर ध्यान रखना लगभग 13,000 मतलब कि करोड़ की राशि जारी की गई है, 13,385.70 करोड़ की। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, यह राशि पंचायतों की जल आपूर्ति और स्वच्छता पर खर्च होंगे। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये मतलब कि पंचायतों में जल आपूर्ति और पंचायतों की स्वच्छता पर मतलब कि खर्च करना ही इसका उद्देश्य है, ताकि इसको मतलब कि ये सारी प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये राशि जारी किया गया है, जो कि पहली किस्त है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नामक एक योजना लागू किया है। इस योजना के तहत कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि ये जो योजना है मुख्यतः ये पत्रकारों के लिए ही, यहाँ नाम भी दिया गया है पत्रकार कल्याण योजना, जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान जान गंवाने वाले पत्रकारों को मतलब कि पत्रकारों के परिवारों या फिर परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, और इस योजना के तहत पत्रकारों को कोरोना के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मतलब राज्य में जितने भी पत्रकार हैं तो सभी पत्रकारों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी कोरोना के इलाज के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपए से बढ़ाकर के 10,000 रुपए करने की भी घोषणा किया गया है। तो ये सारी घोषणाएं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना का नाम आप याद रखिए पत्रकार कल्याण योजना, इस योजना का नाम है। तो इससे संबंधित ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर इस योजना से संबंधित है। सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है भारत में। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि 5 सितंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यानी कि इसे मनाने के लिए इस दिन को मनाने का घोषणा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
और यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड करना भूल गया, जो कि प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। मदर टेरेसा से कई बार कई सारे प्रश्न आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे संबंधित जानकारी याद रखें। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? ये किस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये आयुष मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया है। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान से 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान दी जाएगी, ताकि कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। तो इस अभियान की जो शुरुआत की गई अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य से बिहार के लिए पहली विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन को रवाना किया गया है? इस प्रश्न पर तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहे तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखिए, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको पेड ग्रुप के तहत मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा प्रमुख 4 चीजें वो है टेस्ट सीरीज, दूसरा होगा करंट अफेयर्स जिसमें आपको डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित। तीसरा हमारा होगा संपूर्ण बिहार जीके। चौथा हमारा होगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पीडीएफ होंगे जो कि आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये कुल हमारा 4 महत्वपूर्ण जो है आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत आपको दिया जाएगा। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से ये पेड ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो ऐसे में आप देरी कर सकते हैं, जल्दी से कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। हमारे टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा होगा कि आपको यहाँ पर बहुत कम पैसे में आपको बेहतर क्वालिटी का मटेरियल मिल जाएगा। आप इसका डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद ही निर्धारित कीजिएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।